हेलो एवरीवन, एसकेडी पॉडकास्ट हिट्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। नीट पेपर लीक मामले को लेकर आपके मन में भी जरूर बहुत से सवाल होंगे और उन्हीं में से कुछ सवालों को मैंने पूछा है अभिनय सर से। पार्ट 1 इस पॉडकास्ट का मैं पहले आपको दिखा चुकी हूं। आज पार्ट 2 की बारी है। कुछ आप कहना चाहते हैं कमेंट में कहिएगा, लेकिन वो रिक्वेस्ट जो मैं हमेशा आप लोगों से करती हूं वो ये है कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ज्यादातर व्यूअर्स हमारे पॉडकास्ट देखते तो हैं पर चैनल नहीं सब्सक्राइब करते हैं। आप सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ते हुए अब आपको दिखाती हूं इस पॉडकास्ट का पार्ट 2। मुझे एक चीज आप और समझाइए, ये क्योंकि मेरे व्यूअर्स ने भी यही बातें सुनी होंगी कि एक गेस्ट पेपर था, अब उसमें ये खबर आई कि भैया 180 सवाल थे, 170 सवाल थे और हूबहू 135 मिल गए, हूबहू 150 मिल गए। अब मुझे ये बताइए, मैं 50 लाख रुपया जिस पेपर के लिए दे रही हूँ कि ये लो 50 लाख और मुझे पेपर दे दो, तो वो क्या मैं गेस्ट पेपर के लिए दूंगी? अरे वो मजाक की बातें थी। वो मुझे भी ये चीज बड़े बाद में पता चली। एक्चुअली क्या हुआ था कि जिसने बॉटनी का पेपर बनाया था, 2 सब्जेक्ट के पेपर बनाने वाले लोगों ने पेपर बाहर किया, इसलिए 120 सवाल बाहर आए जैसा सुनने में आ रहा है। हो सकता है कि तीसरे सब्जेक्ट के भी आए हों, बट वो कुछ लोगों को ही मिले हों, वो वायरल ना हुए हों बहुत ज्यादा। तो ये गेस्ट पेपर तो सिर्फ नाम था। आप, मुझे लगता है उन प्रवक्ताओं की आपने शायद बातें सुन ली हैं जो कहते हैं कि गेस्ट पेपर से सवाल मैच कर। बच्चे भी यही कह रहे हैं। मेरी तो कल 6-7 बच्चों से बात हुई। नीट का एग्जाम, आईआईटी का एग्जाम, कैट का एग्जाम, गेट का एग्जाम, यूपीएससी के एग्जाम, ये ऐसे एग्जाम हैं जहां पेपर में सवाल एकदम नहीं पूछे जाते हैं, भाषा भी मैच नहीं करेगी, बदल के सवाल पूछे जाते हैं। तो ये कहना कि गेस्ट पेपर से एज इट इज सवाल मिल गए, ये कोई वो पेपर नहीं है जो आज से 20 साल पहले 10वीं का पेपर है कि विकास का मॉडल पेपर है, इसमें से 4 सवाल फंस जाएंगे। ये वो पेपर नहीं है। नीट का एग्जाम था, ये मजाक है। तो वो गेस्ट पेपर तो सिर्फ नाम, भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। मजाक था। आपको लगता है कि एनटी पेपर कैंसिल कर देता अगर ऐसा होता तो? कभी नहीं करता। एनटी को भी पता था कि एजिटेड पेपर बाहर हुआ है। और फिर उसके बाद जो ये बातें सामने आई कि 25 में भी पेपर लीक हुआ था लेकिन वो हम तक बात नहीं पहुंच पाई और फिर कहा जाने लगा कि नहीं वो तो अफवाह है, शिक्षा मंत्री तक की तरफ से ये बात 2024 में जिस मांगी लाल को इन्होंने पकड़ा, उनके घर में खुद 5 बच्चे नीट में ऑलरेडी हैं। मैं आपको बताता हूँ इसमें नकल कैसे होती है। जैसे ऑफलाइन में आपने एक कोचिंग है जिसने पेपर लीक किया और उसने अपने 60 बच्चों को एक रात पहले बोला कि भाई हम आपको पूरा पेपर रटाएंगे। रटा दिया गया पूरा पेपर। बच्चों को बोला कि सुबह पेपर से 1 घंटे पहले छोड़ेंगे आपको, बस ठीक है। अच्छा, रात भर वहीं बिठा के रखेंगे? रात भर वहीं बिठा के रखेंगे। जो ये कुछ एग्जाम्स में ऐसा हुआ है वो मैं रियल स्टोरी बता रहा हूं आपको। अब आपको सुबह 9 बजे एग्जाम था, नहाने धोने के लिए 7 बजे छोड़ा गया। आपने पेपर खरीदा था 60 लाख में, हर बच्चे ने 60-60 लाख में खरीदा था। वो बच्चा सोचता है कि यार बहुत महंगा पड़ गया। वो 2 बच्चों को जिनको जानता है कॉल करता है कि तुझे पेपर चाहिए, मैं 30-30 लाख में दे दूंगा। वो उनको 30 लाख में दे देता है। वो 30 लाख वाले सोचते हैं कि यार मैं क्यों 30 लाख भुगतूं, पेपर तो मुझे पता चल गया। वो अपने आगे 3 बच्चों को 10 लाख में दे देते हैं। 10 वाले अपने आगे 4 बच्चों को वो फिर अब कमाने का सोचते हैं, 4 बच्चों को 5-5 लाख में दे देते हैं। फिर वो बात धीरे धीरे करके पता चलता है कि अब टेलीग्राम में 6,000 रुपए में पेपर बिक रहा है। ऐसा शायद ही अभी कोई पेपर होता है जिसके टेलीग्राम पे प्रश्न नहीं आते। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि भारत सरकार को ये टेलीग्राम बंद करना चाहिए। सबसे ज्यादा जो चीजें वायरल हो रही हैं, लीक हो रही हैं, यूथ गलत दिशा में जा रहे हैं, वो सब कुछ टेलीग्राम पे अवेलेबल है, जो कि इलीगल भी है। आज भी आईपीएल में सट्टा खूब टेलीग्राम के माध्यम से लग रहा है। टेलीग्राम देश को खोखला कर रहे हैं। शायद सरकारों का ध्यान उस चीज पे उतना नहीं है, बट होना चाहिए। तो इस तरीके से वो चेन बनती चली जाती है। इसीलिए मैंने कहा कि जब पेपर ऑफलाइन वाला लीक होता है तो उसका खुलना लगभग तय है। कोई ना कोई बच्चा ऐसा उसमें होता है जो ये कर देता है। अब मुझे एक चीज़ आप और समझाएं, क्योंकि ये जो पूरा षड्यंत्र है, नेक्सस है, ये आपने मुझे बताया कि किसी ने 50 लाख में खरीदा, उसने 30 में बेचा, फिर किसी ने 10 लाख में बेचा, फिर किसी ने 6 लाख में बेचा। तो वो बच्चा जिसकी ना हैसियत है खरीद पाने की और जो सोच भी नहीं सकता, मतलब जो पढ़ के आगे जा रहा है, तो ये जो खरीदने और बेचने वाले माँ बाप और बच्चे हैं, आपके हिसाब से क्या उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उनके अंदर भी डर पैदा होना चाहिए कि पेपर खरीदा और पकड़े गए तो जेल मिलेगी। हमेशा के लिए डिबार्ड कर देना चाहिए उनको भी जब तक जेल नहीं होगी। जैसे हमारे देश में अभी दहेज लेना पाप है, लेकिन दहेज इसीलिए नहीं रुक रहा क्योंकि जब तक लेना पाप नहीं होगा, लेना और देना दोनों देना पाप नहीं होंगे, तब तक नहीं रुक सकता। तो ये भी एक अच्छा स्टेप हो सकता है कि जिन लोगों ने पेपर खरीदा
उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब ये व्यापार जब खत्म होगा, आप एक देने वाला है तब तो दूसरा बिल्कुल, लेने वाला है। हम पता है ये सोचते हैं कि हमें दुनिया की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनना है, और हम ये नहीं सोच पा रही हमारी सरकारें कि ये जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है ये ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल इकोनॉमी को जन्म दे रहा है। ये जितना भी लेन देन हजारों करोड़ में हो रहा है, इस पर कोई जीएसटी कोई इनकम टैक्स नहीं लग रहा है, सब कुछ काले तरीके से हो रहा है। तो इससे हमारी इकोनॉमी पे भी फर्क पड़ रहा है, जो हम नहीं सोच पा रहे, हम नहीं देख पा रहे। जहां हम सोच रहे हैं डिजिटल इंडिया में हम कैश खत्म करने की बात कर रहे हैं, उस दौर में भी आज 60-60 लाख रुपए की पेपर डील हो जा रही है। कहां से आ रहा है वो पैसा? ठीक बात। कौन लोग इन्वॉल्व हैं? अगर एनटीए को ही खत्म कर दिया जाए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे ये बात बोली कि असली फॉल्ट तो एनटीए, तो आपसे मैं जानना चाहती हूँ एनटीए को ही अगर खत्म कर दिया जाए तो क्या कुछ होगा? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। आप समझिए, एनटीए कोई ऐसा नहीं है कि एक ऑटोमेटिक रोबोट सिस्टम है जो नकल करा दे रहा है। एनटीए का मतलब क्या? एनटीए के अंदर 10 लोग 20 लोग 30 लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों को बदला जा सकता है। जैसे एक पत्रकार ने सवाल पूछा था जिसको इग्नोर कर दिया शिक्षा मंत्री जी ने, कि एनटीए में मैक्सिमम लोग आउटसोर्स करके लाए गए। ये भारत में जो आउटसोर्सिंग का कल्चर आया है, इससे क्या हुआ? इससे जवाबदेही खत्म हो गई है। मैं इनको सिर्फ एक पेपर कराने के लिए ला रहा हूं, ये कुछ भी पैसा कमाने के लिए करके निकल जाएंगे, क्योंकि इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। एक दिन 2 दिन के लिए ला रहा हूं, इनको नहीं पता चल रहा कि इनका भविष्य नहीं है एनटीए में आगे। तो हमें ये देखना पड़ेगा, ये जो हम आउटसोर्सिंग का कल्चर इतना ज्यादा ले आए हैं कि 4 साल के लिए अग्निवीर रखेंगे, ये सब कुछ देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा है। एक प्राइवेट शिक्षक की जवाबदेही और एक सरकारी शिक्षक की जवाबदेही में जमीन आसमान का अंतर है। आप आए दिन सुनती होंगी कि प्राइवेट शिक्षक ने ये स्कूल छोड़ के 10,000 ज्यादा मिले, दूसरी जगह ज्वाइन कर लिया, 8,000 कम मिले, फिर वहीं वापस आ गए। कुछ भी हो जाता है क्योंकि जवाबदेही नहीं है। और आज सरकार यही कर रही है। आज हर साल शिक्षक भर्ती क्यों नहीं आती? हर साल पुलिस भर्ती क्यों नहीं आ रही? पहले चौराहे पे आप देखती होंगी कि आपको भारतीय पुलिस खड़ी मिलती थी ट्रैफिक में हर जगह। आज आपको पता है आउटसोर्सिंग हो गई है। आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा के मैक्सिमम चौराहे पे देखेंगी तो 8,000 9,000 रुपए वाले लोग खड़े हुए, जो फोटो खींच के भेज रहे हैं कि कौन रेड लाइट पार कर गया। अब उनको आपने 500 रुपए देना, और एक जो सरकारी नौकरी वाले बंदे को 500 रुपए देना, किसको ज्यादा खतरा था? कौन 500 रुपए लेने से मना कर सकता था? तो इससे देश की इकोनॉमी पे हम नहीं समझ पा रहे, बट इनडायरेक्टली बहुत फर्क पड़ रहा है। इससे क्राइम बढ़ रहा है, इससे कट कमीशन करप्शन का जो कल्चर जिसका मोदी जी विरोध करते हैं, वो दिन रात दुगनी चौगुनी तरक्की कर रहा है। ये जो हम आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, भारत सरकार को ये लगता है कि आज हम किसी बंदे को 50,000 रुपए में लाएंगे, अगले साल 10% बढ़ेगा या 4% बढ़ेगा, अलाउंस, ट्रेवल अलाउंस, घर का अलाउंस, ये सब देना पड़ता है, और वो रिटायरमेंट तक 80-85 हजार रुपए का बंदा बन जाता है। तो इससे अच्छा है कि अभी 40 का ले आओ। ड्राइवर्स तो भर्ती ही नहीं हो रही हैं तो बहुत रेयर। ड्राइवर्स की भर्ती क्या है? आउटसोर्स कर लो, आउटसोर्स कर लो। तो जो आउटसोर्सिंग वाला ड्राइवर है, उसकी जिम्मेदारी कितनी है? नहीं है उसकी जिम्मेदारी। वो कल को कार ठोक देगा उतने की, आपकी जान को रिस्क पे डाल देगा, सरकारी लोगों की, तो उससे ज्यादा खर्चा हो जाएगा। उसकी जिम्मेदारी नहीं है उतनी। जो आदमी आउटसोर्स आप रख रहे हो, वो एक टेस्ट के माध्यम से नहीं आ रहा, तो उसकी नॉलेज और उसके स्किल पे भी शक है। तो आउटसोर्सिंग कल्चर के खिलाफ भी मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेंशन करना चाहिए, और लोगों को इस पे आवाज उठानी चाहिए। ये जो आउटसोर्सिंग का कल्चर है, ये देश को गलत दिशा में जा रहा है। इससे अकाउंटेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी दोनों कम हो रही है, खत्म हो रही है इनफैक्ट। मुझे एक बात आप और समझाइए। 1 लाख लगभग वैकेंसी के लिए 22 लाख बच्चे नीट में बैठते हैं, ऐसे ही रेशियो है कुछ? हाँ जी, हाँ जी। तो ये इसके पीछे की वजह आपको क्या समझ में आती? क्यों क्या पूछा? सीट इतनी कम है? हाँ, तो आप बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा। सीट कम है, इसीलिए ये लड़ाई है कि मुझे मिल जाए 60 लाख में ही मिल जाए। आपको पता है गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस करने का खर्चा, प्राइवेट कॉलेज से एमबीए करने का खर्चा का गैप ही 1 करोड़ रुपए। अगर आपको 60 लाख में गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है पेपर खरीद करके, तो आप सोचते हैं 40 लाख तो फिर भी प्रॉफिट में है। तो क्या आज 2.5 करोड़ बच्चा हर साल 12th पास करके आ रहा है, और उसको 1 से 1.25 लाख लोगों को ही ठीक कॉलेज मिल रहा है, तो ये किसकी जिम्मेदारी थी? उसको अच्छा कॉलेज देने की, अच्छी दिशा देने की जिम्मेदारी किसकी थी? सरकारों ने इसके लिए क्या किया? नेता आज हर चीज पे बात करते हुए दिखता है, इस चीज पे बात करते हुए नहीं दिखता कि हमने इतनी नई यूनिवर्सिटी बना दी, हमने नए इतने मेडिकल कॉलेज बना दिए।
इस पे बात करते हुए नहीं दिखता, इस पे बात ही नहीं हो रही। शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही ऐसे लोगों के हाथ में दे दिया है जिनको सच में नहीं पता कि शिक्षा और स्वास्थ्य का मतलब क्या है। तो कैसे ये नहीं होगा और कैसे क्राइम को जन्म नहीं होगा। पर ये हर बार का पेपर लीक अगले साल के पेपर लीक को प्रमोट करता है। बच्चा सोचता है यार मुझे भी लगता है अब सीट खरीदनी पड़ेगी, सब कुछ बिक रहा है, जहां सब कुछ नकली बिक रहा है वहां पेपर असली बिक रहा है। बस ये कंपटीशन तो लेकिन हर जगह होगा। अगर 1 लाख सीट के लिए 22 लाख बच्चे नीट का पेपर दे रहे हैं तो हम देखते हैं भर्ती कहीं पे 100 निकलती है। आप प्यून की भर्ती की अगर बात कर लीजिए, लेकिन वो सरकारी नौकरी है, तो उस सरकारी नौकरी के लिए 10,000 लोग फॉर्म भर देते हैं और उसमें तो जो क्राइटेरिया है उससे ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी भर रहे हैं उस फॉर्म को। तो ये क्या कॉम्पिटिशन पीएचडी करने वाले, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि क्या अभी आपने थोड़े दिन पहले, आप नोएडा में रहती हैं, देखा होगा एक लेबर आंदोलन हुआ। क्या शिकायत थी उनकी? वो सरकारी नौकरी मांग रहे थे। वो ये कह रहे थे कि ठेकेदार को आप 18,000 रुपए देते हैं हमारे नाम पे और ये हमें 10 देता है, हमें कम से कम 15,000 रुपए मिलने चाहिए। आज से 8 साल पहले भी एटीएम गार्ड की तनख्वाह 8 से 10,000 थी और आज भी वही स्थिति है। ठीक है। तो प्राइवेट में एक मिनिमम वेजेज का पैरामीटर सेट करना किसकी जिम्मेदारी थी? प्राइवेट में अगर अपॉर्चुनिटी हो, अगर इंजीनियर्स को प्राइवेट में ठीक अपॉर्चुनिटी हो, तो वो क्यों सरकारी नौकरी की तैयारी में कूदेगा? या जितना अभी कूद रहा है उतना नहीं कूदेगा? उसको लगेगा यार मेरी लाइफ तो सेट है, मैंने एक अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग किया है और मुझे नौकरी मिल गई। यहां पे क्या हो रहा है, आप बीए करा दे रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं आपके पास स्किल नहीं है, तो आपने बीए क्यों कराई? आप उस घिसी पिटी बीए को बंद क्यों नहीं कर देते जब वो किसी काम की नहीं है? यहां पे इंजीनियर्स अपना फील्ड छोड़ के हर फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, वो अपने फील्ड में नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। क्या आज भारत सरकार अडानी अंबानी को ये कहते हुए या ये बताते हुए या ये प्रमोट करते हुए दिखती है कि हमें टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहिए? वही एलन मस्क 2020 में अडानी अंबानी से इतना पीछे था और उसने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करके आज कहां पहुंच गया कि ये लोग उसकी एक दिन की कमाई के बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, बनियागिरी कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, सरकार की नीतियों पे धंधे कर रहे हैं। सरकार से फला जंगल लेके लकड़ी बेच दी, पार्टी फंड में बैकएंड से पैसा दे दिया, हम बिजनेसमैन बन गए। भारत में जब तक ये कल्चर खत्म नहीं होगा कि बिजनेसमैन सरकार की नीतियों पे पलते रहेंगे, तब तक कुछ इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, इन सब पे तो काम ही नहीं हो रहा। कितने वर्ष पहले एक इन्फोसिस आई थी, कितने वर्ष पहले एक विप्रो आई थी, उसके बाद तो अब ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां दिखती नहीं है जो टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। एक वक्त था हम लोग कहते थे कि टीसीएस, हमारे इंजीनियर्स बाहर के देशों के लिए भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आप नहीं देखेंगे कि कोई ऐसी कंपनियां आई हैं, जबकि अडानी भी तो ऐसी कंपनी बना सकते थे ना। या उनका काम सिर्फ यही था कि किसानों से सस्ती सरसों लेके और फॉर्चून की बोतल में भर के हम लोगों को महंगा बेच देना है, यही काम था अडानी का। वो भी तो ये कर सकते थे। तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना, अभी जो भारत की स्थिति है उसमें यही है कि सरकार को ये कंट्रोल करना पड़ेगा कि प्राइवेट में भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो, प्राइवेट में इंडस्ट्री बढ़ेंगी, बाकी चीजें बढ़ेंगी, तो अपने आप सरकारी नौकरियों की भी जरूरत होगी। कहीं भी 2 नई इंडस्ट्री खुलेंगी, 4 नई चौकी बनेंगी, 8 नए पुलिस वाले चाहिए, उनसे जीएसटी वसूलने के लिए जीएसटी इंस्पेक्टर चाहिए, इनकम टैक्स वसूलने के लिए टीए और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर चाहिए। अपने आप वो इकोसिस्टम काम करेगा। बट हमने क्या है, ना प्राइवेट पे फोकस किया, ना गवर्नमेंट पे फोकस किया। थोड़ी बहुत जरूरत है जो हम आउटसोर्सिंग से पूरा कर ले रहे हैं। तो इस कल्चर को खत्म करना पड़ेगा देश के अंदर, तभी शायद देश बदल सकता है और सच में जो हम सोच रहे हैं कि 2047 में विकसित होगा वो हो सकता है। वरना जिस तरीके से बेरोजगारी खत्म करने के सपने दिखाए गए, जिस तरीके से महंगाई के खत्म करने के सपने दिखाए गए, आज प्रधानमंत्री जी महंगाई का मैं बोलने को तैयार नहीं है। ये उन्हीं का डायलॉग है, मेरा नहीं है। वही कहते थे महंगाई का मैं बोलने के लिए तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री पेपर लीक का पी बोलने के लिए तैयार नहीं। और हम बात कर रहे हैं कि हम विकसित भारत बनेंगे। मुझे आप ये बताएं, आप इस हमारी लाइन में वैन से साइकिल पे आ गई। मैंने तो आज से फरवरी में एक बात लिखी थी कि कहीं हम अविकसित और असभ्य भारत की तरफ तो नहीं बढ़ रहे। आपने देखा होगा एक वीडियो, यहां पे जयपुर की पुलिस साइकिल पे गश्त कर रही है। हम पीछे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा। आप इस टीचिंग लाइन में कब से आए हैं और बच्चों को कब से पढ़ा रहे हैं?
2007 से मैंने पढ़ाना शुरू किया, तब मैं IIT जेईई वाले बच्चों को पढ़ाता था। ठीक है। फिर 2011-12 में मैं मुखर्जी नगर आया। हाँ। और तब से फिर मैं उन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो बच्चे कैट की तैयारी करते हैं, SSC की किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, स्टेट एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, या फिर UPSC में एक CSET आता है उसके अंदर मैथ्स की तैयारी करते हैं, उन सब के लिए पढ़ा रहा हूँ। मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा क्योंकि सरकार के लिए आपके अंदर बहुत नाराज़गी मैंने अभी तक हमने जितनी भी बात की है उसमें पाई है। और शिक्षक आप हैं तो मैं ये समझना चाहती हूँ, क्योंकि 7 से लेके 14 तक तो मौजूदा सरकार थी नहीं। बिल्कुल। तो आपने पहले वाला काल भी देखा है, आपने अभी वाला काल भी देखा है। ये मैं मान सकती हूँ कि तब शायद आप अनुभव अब आपका बड़ा हो गया है, तब शायद आप जूनियर लेवल पे रहे होंगे। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या और आपको बदतर स्थिति समझ में आई है 14 के बाद? ये सवाल भी मैं आपसे क्यों पूछ रही हूँ, मैं वो आपको बताऊं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि कमेंट सेक्शन में ये अब कमेंट आने शुरू होंगे कि ये जितनी बातें आपने कही हैं ये कुंठाग्रस्त होके एक खास तरह से पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हुए कही गई हैं। तो अब आप मुझे बताएं, 14 के पहले वाला भारत, 14 के बाद वाला भारत, ये उस तरह से देखा जाना चाहिए या ये आपके अंदर का शिक्षक बोल रहा है? नहीं, मैं ये कहूँगा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, और वक्त के साथ बहुत सारी चीज़ें बदलती भी हैं। मेरे हाथ में भी 2007, 8 या 11-12 में एक नोकिया का फ़ोन हुआ करता था, अब आईफोन है। अब मेरे पास मोड़ने वाला फ़ोन भी है जो मुड़ता भी है। तो क्या मैं इन सब चीज़ों के लिए खुश हो जाऊं और कहूं कि यार इस सरकार में ये सब चीज़ें देखने को मिली हैं? कुछ तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स